हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। ऑफिस से आने के बाद मैंने अभी अभी घर में प्रवेश किया ही था कि देखा तो सामने सोफे पर सासू माँ और ननद दीक्षा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और पति समर का चेहरा भी गुस्से से तिलमिला रहा था। तीनों ही मुझे घूर रहे थे जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया हो, पर किया तो सचमुच मैंने ही था। मुझे मन ही मन समझ में आ गया कि आखिर आग लग ही गई है, जो कि मैं सचमुच में लगाना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी आग लगेगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। अभी 1 घंटे पहले ही तो मैंने अपना काम किया था, पर उसका असर इतना तेज हुआ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर, मैं अपनी तरफ से कोई बात शुरू नहीं करना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि शुरुआत ये लोग खुद ही करें। इसलिए बिना कुछ कहे अभी मैं अपने कमरे में जा ही रही थी कि सासू माँ ने मुझे रोक दिया और मुझसे कहा, कहाँ जा रही हो, पहले हमें जवाब दे के जाओ। मैंने अपने कदम वहीं पर रोक दिए और उनकी तरफ पलट कर देखा, फिर अनजान बनते हुए उनसे कहा, क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात हो गई है क्या? आज आप बड़ी ही गुस्से में लग रही हो। मेरी बात सुनकर सासू माँ और ज्यादा चिढ़ गई और फिर गुस्से में बोली, ओहो, देखो तो इसे कैसे अनजान बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारी दुनिया में हमारे बुराई करती फिर रही है और कह रही है कि आखिर हुआ क्या है। दुनिया भर में ढोंढोरा पीटते फिर रही है कि हम इसकी कमाई खाते हैं। हमारा घर का खर्चा भी इसके पैसों से चलता है। सारी दुनिया में हमारी जगहसाई करती फिर रही है। उनकी बात सुनकर मैंने हैरान होते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। भला आपको किसने क्या ही कह दिया? अच्छा भाभी, आपने अभी 1 घंटे पहले बुआ जी से फोन करके नहीं कहा कि इस घर की ईएमआई आपकी सैलरी से जाती है? यहाँ तक कि कई बार मम्मी की दवाई भी आपके पैसों से ही आती है। घर के खर्चों में आप भी अपनी सैलरी का हिस्सा देती हो। ननद दीक्षा ने तमतमाते हुए कहा। इसमें से पहले मैं ननद को जवाब देती, तभी पति समर भी बीच में तमक कर बोले, अरे मैं भी कमाता हूँ, इस घर में बराबर पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं जताता कि मैंने इतना कुछ किया है। सच ही कहा है किसी ने, एक आदमी अपनी पूरी कमाई घर में लगा दे तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका ढिंढोरा भी नहीं पीटता। लेकिन एक बहू अगर थोड़े से भी पैसे खर्च कर दे तो एहसान हो जाता है और फिर वो सभी को बताती फिरती है। समर की बात सुनकर मैंने कहा, पर मैंने तो बुआ जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं घर में खर्च करती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? अब करती हूँ तो करती हूँ, झूठ तो कुछ भी नहीं बोला था मैंने उनसे। और वैसे भी फ़ोन मैंने नहीं किया था, बुआ जी ने ही सभी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, तो बातों ही बातों में ये बात बोली थी मैंने। बस मैंने इतने आराम से ये बात सबके सामने कहा कि सामने वाला इंसान और ज़्यादा गुस्से में हो गया। अच्छा, ये गलत नहीं है, ये महारानी सबको कहती फिर रही हैं कि हमारे खर्चे उठाती हैं, जैसे इनके आने से पहले हमारे घर में तो खर्चे नहीं होते थे और ऊपर से अब भोली बन रही हैं। घर सबका है, सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं घर के सभी खर्चों को पूरा करने में, तो भला एहसान जताने की क्या जरूरत है? सासू माँ हाथ नचाते हुए मुझसे बोली, अच्छा मम्मी जी, आपको मेरा कहना बुरा लग गया? तो फिर एक बात बताइए, जब मैं कमाने जाती हूँ तो घर का सारा ही काम करके जाती हूँ, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कोई काम घर में रह जाता है और वो घर के छोटे मोटे काम आप लोग कर देते हो, तो फिर आप लोग मुझ पर एहसान क्यों जताते हो और फिर सबको कहते फिरते हो कि ये काम हमने किया, वो काम हमने किया। बहू तो काम छोड़कर ऑफिस चली गई। जब घर सबका है तो काम की जिम्मेदारी भी सभी की है, फिर मुझ पर ऐसा एहसान क्यों? क्या ये गलत नहीं है? मेरा ऐसा कहते ही तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर मैंने बोलना जारी रखा, क्या कह रहे थे आप? एक आदमी अपनी कमाई पूरी घर में लगा देता है लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, लेकिन अगर पत्नी के काम में थोड़ी सी भी मदद कर देता है तो उसका ढिंढोरा तो हर तरफ पीटता है। तो फिर उसे तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। जब पत्नी ये कहती है कि मैं भी कमाकर कुछ घर में खर्च करती हूँ, मैंने तो एक बार भी ही कहा, उसमें आप लोग चिढ़ गए। सोचो, आप लोग तो अक्सर मेरे बारे में इस तरह की बातें करते रहते
रहते हो, मुझे कैसा लगता होगा। अब तीनों बिल्कुल चुप थे। उन लोगों को मैं ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई थी। अक्सर यही होता था मेरे साथ। मेरी जॉब सुबह 9 से 5 की थी। मैं सुबह सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करती थी। उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी। जिस समय मैं काम कर रही होती उस समय घर में कोई भी किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। मतलब घर के सारे काम को करना बस मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन हूँ तो मैं भी इंसान ही। कई बार कुछ काम रह जाते थे। ऑफिस भी टाइम पर पहुंचना होता था। इस कारण उन कामों को मैं छोड़ देती थी। लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती थी। सासू माँ और ननद पीछे से काम तो कर देती थी, लेकिन उसके बाद आस पड़ोस में मौसी से, मामी से सभी को जरूर बोल देती थी। और फिर वो सभी लोग जब भी मुझसे मिलती तो वह मुझसे 10 सवाल करती। अरे भाई, तुम्हारी सास की आराम करने की उम्र है। उन्होंने तो अपने टाइम पर बहुत सारा काम कर लिया। अब तो उन्हें आराम दे दो। बहू के होते हुए भी वो घर का काम करें, ये अच्छा लगता है क्या? अगर नौकरी करने का इतना ही शौक है तुम्हें तो घर पर पूरा काम करके जाया करो। आखिर वो काम तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। ये सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन मैं उनसे क्या ही कहती। ये लोग तो बेचारे बन जाते थे सभी के सामने, और मैं अत्याचारी। जब इस बारे में समर से बात करती तो समर उल्टा मुझे ही डांट देते। जब इतना ही बुरा लगता है तो घर के काम करके जाया करो, क्यों काम छोड़कर जाती हो? सासू माँ से कहती तो वो और चिढ़ जाती। अब तुम काम छोड़ जाती हो तो मुझे तो करना ही पड़ता है। जो सच है वही कह रही हूँ। अगर तुम्हें लोगों के सामने इतना ही शर्मिंदगी लगती है तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करो। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि सुबह 5 बजे तो उठती हूँ, और कितनी जल्दी उठूं? इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ कि हमेशा काम में ही लगी रहूं। आखिर मशीन को भी आराम चाहिए होता है। अब आज की ही बात ले लो। सुबह मैं रसोई में काम में लगी हुई थी। सभी के लिए उनका खाना और नाश्ता बना लेने के बाद रसोई को साफ कर सबको नाश्ता करने के लिए बोलकर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। जब मैं तैयार होकर अपना टिफिन लेने वापस रसोई में आई तो मेरे पैर वहीं ठिठक गए। देखा रसोई फैली पड़ी थी। मुझे ऐसे खड़ी देख सासू माँ ने कहा, हमें पोहे नहीं खाना। आज मुझे और दीक्षा को उपमा खाने की इच्छा हो रही थी तो सोचा अच्छे से सब्जियां डालकर उपमा बना लूं। अरे, उपमा बनाना था तो शौक से बनाती, पर पहले पोहे क्यों बनवाएं? अब जब बनवाएं तो बनवाएं, लेकिन कम से कम रसोई तो साफ कर देती। मैंने मन ही मन अपने सोचा, पर मेरा टाइम हो चुका था तो रसोई को ऐसे ही छोड़कर मैं अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए अपने निकल गई। मुझे पता था कि इस बारे में भी बातें जरूर होंगी, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अभी कुछ ही देर पहले वो सास का फोन आया। मेरे फोन उठाते ही उन्होंने मुझसे कहा, अरे बहू, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बुआ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने उल्टा उनसे ही सवाल किया। तब उन्होंने कहा, वो आज दरअसल मैंने घर पर फ़ोन लगाया था, तब भाभी मुझसे कह रही थी कि तुम आज भी अपना घर का काम छोड़कर आ गई ऑफिस, और तुम्हारी मम्मी जी अकेले काम कर रही हैं। तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत तो कहीं खराब नहीं है, इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए ही फ़ोन लगाया था। उनकी बात सुनकर मुझे बुरा बहुत लगा। सोचा कि क्या जवाब दूँ, पर ये तो हमेशा का ही था। तभी बुआ जी ने कहा, देखो बहू, तुम कमा रही हो, पैसा सेव कर रही हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनकी उम्र का भी तो ख्याल रखा करो। आखिर लोग बहू को लाते किस लिए हैं कि बुढ़ापे में उनका सहारा हो जाए। सचमुच ऐसा लगा कि वाकई मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी अत्याचारी हूँ। सारा काम करने के लिए बावजूद अगर सिर्फ रसोई साफ नहीं की तो उसे साफ करके वो बेचारी बन गई। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ। हर बार मैं परिवार की इज्जत का सोचकर चुप रह जाती थी, लेकिन ये लोग तो मेरे सिर पर ही चढ़कर नाचने लगे थे। मैंने बुआ सास से आज कहा, बुआ जी, कहाँ पैसे सेव कर पाती हूँ मैं? आप तो घर की हो, आपको तो पता ही है कि विराट की इनकम घर खर्च, दीक्षा की पढ़ाई, कोचिंग का खर्चा, घर की ईएमआई में ही चली जाती है। बचता ही क्या है उनके पास? फिर मकान लोन लेकर हम लोगों ने बनवाया था तो
उसकी किस्त के सारे पैसे मैं ही देती हूँ। फिर मम्मी जी की दवाइयों के खर्चे भी मुझे ही करने पड़ते हैं। दीक्षा की शादी के लिए अलग से आरडी भी करवा रखी है, तो हर महीने उसके पैसे भी कटते हैं। सेविंग तो बस नाम मात्र की ही होती है। इसके आगे तो बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाल चाल पूछकर फोन रख दिया था। पर मुझे अब पक्का पता था कि वो अब घर पर फ़ोन लगाएंगी और इस बारे में अपनी भाभी से बात जरूर करेंगी। अब मेरा अंदाज़ा सही भी निकला और उसके बाद ही ये सारा हंगामा हुआ था। फिर उसके बाद सब लोग मुँह फुला कर रह रहे थे। 3-4 दिन तक तो किसी ने मुझसे बात भी नहीं की। मैंने सोचा कोई बात नहीं, रहने दे, ना करे मुझसे बात, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। आखिर कब तक मैं बर्दाश्त करती रहती। जब उन लोगों ने देखा कि ये तो माफ़ी भी नहीं मांग रही है, तो अपने आप ही सब लोग नॉर्मल हो गए। अब पर उसके बाद से अब कोई भी मुझसे काम का एहसान नहीं जताता, क्योंकि अब उन्हें पता था कि जैसे ही वो काम का एहसान मुझ पर जताएंगे वैसे ही मैं बोलना शुरू कर दूंगी। आखिर जबान तो मेरी भी अब खुल ही चुकी थी अपने हक और अपने आत्मसम्मान के लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि बहू को भी अपने आत्मसम्मान और हक के लिए लड़ना चाहिए? अगर लड़ना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।